जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 10 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर जो है फोकस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है शुरू की है। तो इसको आपको याद रखना है कि बिहार की राज्य सरकार जो है इसने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है शुरू किया है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि युवाओं को इंटर्नशिप के जरिए कौशल और रोजगार का मौका देना जो है इसका उद्देश्य है। पात्रता यानी कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो 18 से 28 वर्ष के जो है लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, जो कि 12वीं ITI डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट युवा होंगे, वो सभी इसके लिए जो है ये योग्य होंगे। 12वीं पास को 4000, ITI और डिप्लोमा को 5000, ग्रेजुएट और PG को जो है 6000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। राज्य या जिला से बाहर इंटर्नशिप करने पर 2000 से 5000 का जो है अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। राशि जो है आपके सीधे बैंक खाते में DBT से मिलेगी। निगरानी कमेटी की अध्यक्षता जो है विकास आयुक्त करेंगे। तो पहली बार में 5000 लाभार्थी, 5 साल में 1 लाख युवाओं को फायदा होगा। पहली ऐसी इंटर्नशिप स्कीम जो है बिहार में जो है तो इसको आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर जो है विकसित किया है। तो आपको इसको याद रखना है कि भारत के वैज्ञानिक जो है सूक्ष्म स्तर पर जो है विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का जो है सेंसर विकसित किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए भारतीय वैज्ञानिक जो है इन लोगों ने पॉकेट साइज का सल्फर डाइऑक्साइड सेंसर जो है विकसित किया है। सेंसर जो है सूक्ष्म स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पहचान कर सकता है, जो कई कमर्शियल सेंसर से जो है अधिक संवेदनशील है। सेंसर में जो है निकेल ऑक्साइड और नियोडोमियम निकलाइड जो है का उपयोग हुआ है। किसका उपयोग हुआ है? तो सेंसर में जो है निकेल ऑक्साइड और नियोडीमियम निकलाइड का जो है उपयोग हुआ है। देखिए निकेल ऑक्साइड जो है रिसेप्टर का काम करेगा और नियोडीमियम निकलाइड जो है ये ट्रांसड्यूसर का काम करता है। डिवाइस में कलर कोडेड अलर्ट सिस्टम है, जैसे कि हरा सुरक्षित के लिए, पीला चेतावनी के लिए और लाल खतरा के लिए है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है यह मुख्यतः वाहनों और उद्योगों से निकलता है, जो कि सांस संबंधी बीमारियों जैसे अस्थमा और फेफड़ों को जो है नुकसान पहुंचा सकती है। सेंसर कॉम्पैक्ट, हल्का और कम लागत वाला है, जो कि इंडस्ट्रियल, शहरी और बंद स्थानों की निगरानी के लिए उपयुक्त है। पहली बार भारत में जो है इतनी उच्च संवेदनशीलता वाला पोर्टेबल सल्फर डाइऑक्साइड सेंसर तैयार हुआ है, जो मौजूदा महंगे और बड़े सिस्टम की तुलना में सस्ता और यूज़र फ्रेंडली है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायो बैंक का जो है उद्घाटन किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा जो है नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने नई दिल्ली के CSIR और IGIB में राष्ट्रीय बायो बैंक का जो है उद्घाटन किया। यह बायो बैंक जो है फेनोम इंडिया परियोजना के तहत शुरू हुआ है। देश भर में 10,000 लोगों से जीनोमिक स्वास्थ्य और जीवन शैली डेटा जो है एकत्र करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो बीमारियों की शीघ्र पहचान करना, व्यक्तिगत इलाज और स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देना। बायो बैंक UK बायो बैंक से प्रेरित है, लेकिन भारतीय विविधता के अनुसार जो है इसे डिजाइन किया गया है। इसमें जो है डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और दुर्लभ अनुवांशिक बीमारियों पर जो है शोध को बढ़ावा मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है।
यह भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक है। इससे पहले इतने बड़े स्तर पर हेल्थ डेटा संग्रह की पहल नहीं हुई थी। डेटा का उपयोग जो है एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स, नई दवाओं और स्वास्थ्य नीतियों के लिए जो है किया जाएगा। तो इन सभी बात को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। 7 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, विश्व चॉकलेट दिवस जो है हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन जो है चॉकलेट के यूरोप में 16वीं सदी में प्रवेश की याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो चॉकलेट के यूरोप में 16वीं सदी में प्रवेश की याद में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस जो है 2009 में मनाया गया था। यह दिन चॉकलेट के इतिहास, उत्पादन और विभिन्न प्रकारों को जानने और चॉकलेट का आनंद लेने का जो है अवसर है। विश्व भर में लोग इसे जो है इस दिन चॉकलेट के विभिन्न रूपों जैसे बार, ट्रफल, केक आदि का टेस्ट लेते हैं। भारत समेत कई देशों में यह दिन जो है चॉकलेट प्रेमियों के लिए खास उत्सव का एक रूप ले चुका है। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को। हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्रामीण दिवस जो है, ग्रामीण विकास दिवस जो है मनाया गया है। हाल ही में किस तारीख को जो है विश्व ग्रामीण विकास दिवस जो है मनाया गया है। तो इसको जो है आपको याद रख 6 जुलाई को जो है विश्व ग्रामीण विकास दिवस जो है मनाया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, यह दिवस जो है पहली बार 2025 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियां पर वैश्विक ध्यान आकर्षण करना है। कैसी चुनौतियां? तो जैसे कि गरीबी, भूख, बुनियादी सुविधाओं की कमी, इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जो है वैश्विक ध्यान को आकर्षित करने के उद्देश्य से जो है इसे मनाया गया है। यह दिन जो है SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो है ग्रामीण विकास को तेज करने के लिए मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, युवा और आदिवासी समुदाय जो है विशेष फोकस में रहते हैं। यह दिवस जो है यूको बायो बैंक की तरह ग्रामीण विकास के लिए नीतियां, जागरूकता और सहयोगी प्रयासों को जो है बढ़ावा देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व की लगभग 80% गरीब आबादी निवास करती है, इसलिए जो है यह दिवस जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने अतिरिक्त रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का जो है निर्णय लिया है। हाल ही में भारत सरकार ने कितने अतिरिक्त रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार जो है बनाने का निर्णय लिया है। तो इसको याद रखिएगा कि 3 आपातकालीन तेल भंडार जो है बनाने का निर्णय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और कहाँ कहाँ पे बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे? तो देखिए, ये भंडार जो है बीकानेर यानी कि राजस्थान में, मैंगलोर यानी कि कर्नाटक में और बीना या राजकोट यानी कि गुजरात में जो है प्रस्तावित है। वहाँ पे ये तेल भंडार जो है बनाने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वैश्विक तेल संकट, युद्ध या आपूर्ति बाधा जैसी आपात स्थितियों में देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इनका निर्माण और प्रबंधन जो है इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड जो है करेगी। भारत के पास पहले विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पड्डूर में जो है 3 SPR साइट है। नए भंडार जोड़ने से जो है भंडारण क्षमता बढ़ जाएगी। अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों के पास भी बड़े रणनीतिक तेल भंडार है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल जो है आयात करता है दूसरे देशों से। सरकार का लक्ष्य 90 दिनों तक जो है तेल भंडारण सुनिश्चित करना है। वर्तमान में भारत के पास लगभग 9 से 10 दिन का रणनीतिक स्टॉक है और इसे कितना दिन तक सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 90 दिनों तक तेल भंडारण का जो है सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का लक्ष्य जो है $32 ट्रिलियन की जो है अर्थव्यवस्था बनाने का है। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारत का लक्ष्य $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 2047 तक। कब तक? 2047 तक, यानी कि आज़ादी के 100 साल में हम लोगों को $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए,
यह लक्ष्य जो है भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक निर्धारित किया गया है। नीति आयोग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और कई शीर्ष नीति निर्माता जो है इस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए औसतन 8 से 9% वार्षिक वृद्धि जरूरी है। चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में जो है अभी अग्रसर है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और प्रति व्यक्ति आय में जो है बड़ी बढ़ोतरी का भी लक्ष्य है। 2030 तक $5 ट्रिलियन और 2047 तक जो है $32 ट्रिलियन का जो है रोड मैप है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है और ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा योजना शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा जो है इस योजना का शुरुआत किया है। तो इसको याद रखिएगा कि यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात, दैट मीन्स कि यूएई जो है इसने भारतीयों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा योजना का शुरुआत किया है। तो नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात जो है भारतीयों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा जो है इस योजना का शुरू किया है। यानी कि अब प्रॉपर्टी या बिजनेस निवेश की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नामांकन और लगभग 23.3 लाख शुल्क देना होगा। वीज़ा आजीवन वैध है। आवेदन के लिए पृष्ठभूमि जांच, योग्यता और यूए के लिए योगदान की क्षमता देखी जाएगी। रयाड ग्रुप जो है भारत में आवेदन प्रक्रिया संभालता है। अंतिम निर्णय यूएई सरकार का होगा। पहले सिर्फ निवेश या संपत्ति खरीदने पर गोल्डन वीज़ा मिलता था, लेकिन अब नामांकन आधारित विकल्प भी उपलब्ध है। पायलट फेज में 5000 भारतीयों को मौका मिलेगा और परिवार सहित अस्थायी निवास, काम, पढ़ाई और इसकी सुविधा आपको दी जाएगी। अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी गोल्डन वीज़ा उपलब्ध है, लेकिन यूएई की प्रक्रिया जो है अब आसान और सस्ती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 2 नई तीर्थ यात्रा योजनाओं की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 2 नई तीर्थ यात्रा योजनाओं की जो है शुरुआत की है। तो इसको आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 2 नई तीर्थ यात्रा योजनाओं की शुरुआत की है। तो कौन कौन से? तो एक है बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें कि यूपी के हिंदू और बौद्ध श्रद्धालुओं को देश भर के प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा कराई जाएगी और इसमें बौद्ध भिक्षुओं को प्राथमिकता मिलेगी। और दूसरी है पंच तख्त यात्रा योजना। क्या है? पंच तख्त यात्रा योजना। इसके तहत जो है जो जितने भी सिख श्रद्धालु हैं भारत के 5 पवित्र तख्त साहिब स्थलों पर की यात्रा करेंगे। दोनों योजनाओं में प्रति यात्री को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। चयन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जो है प्राथमिकता देने की बात कही गई है। योजनाएं आईआरसीटीसी के सहयोग से संचालित होंगी। सुरक्षा, सुविधा, धार्मिक मर्यादा का जो है विशेष ध्यान रखा जाएगा। पहली बार यूपी में सरकार ने बौद्ध और सिख यात्रियों के लिए अलग से आर्थिक सहायता वाली योजनाएं जो है शुरू किया है। इससे पहले ऐसी सुविधा जो है सिर्फ हिंदू तीर्थयात्रियों को मिलती थी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने कौन सी 2 नई योजनाएं जो है लॉन्च की है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने कौन सी 2 नई योजनाएं शुरू की है, कौन सी 2 नई योजनाएं लॉन्च किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि नवजीवन श्री और नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम जो है ये 2 योजनाएं एलआईसी ने लॉन्च किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये दोनों योजनाएं जो है 4 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। नवजीवन श्री और नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम। नवजीवन श्री जो है ये प्लान 912 नियमित प्रीमियम भुगतान का विकल्प इसमें उपलब्ध है और नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम जो है इसमें एक मुश्त प्रीमियम भुगतान का जो है विकल्प है। तो इसको आपको याद रखिएगा। दोनों योजनाएं जो है बचत और जीवन सुरक्षा का संयोजन है। गारंटीड रिटर्न की इसमें सुविधा है। आयु सीमा है 18 से 65 वर्ष। न्यूनतम बीमा राशि जो है 5 लाख है।
दोनों प्लान्स में मृत्यु और मैच्योरिटी पर लाभ जो है मिलेगा और टैक्स में भी छूट मिलती है। पहली बार एक ही नाम से नियमित व सिंगल प्रीमियम वेरिएंट के साथ ये लॉन्च हुआ है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और सारी घटनाएं, सारे खबरें, सारे न्यूज़ जो है आपको बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश किया, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो क्लास कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अगर हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर अभी नए हैं तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।